मुन्ना तारिक ने जवाब दे दिया कि वो बुक तक नहीं गई, तो बाकी जो 8 स्टूडेंट्स उनका भी यही इज्तिमाई तौर पे जवाब है, माशाल्लाह से एक का है। सर भूल गए। भूल गए, चलें कोई बात नहीं, भूला ना करें, याद रखा करें, जो आपके काम आएगा। अच्छा जी, और कोई जिसको याद है और बुक तक गए? तो मैं ये समझूंगा इज्तिमाई तौर पे पूरी क्लास का जवाब है कि हम भूल गए। चलें, गुड लक, नेक्स्ट टाइम नो प्रॉब्लम, लेकिन जरूर उसको पढ़िएगा, आपके फायदे में। उसके बाद है थियोरेटिकल डेफिनेशन। ठीक है, थियोरेटिकल डेफिनेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जिसमें इसको इस तरह समझाऊं कि चंद लाइनों में किसी नजरिए को एक पूजे में बंद कर दिया जाए, और आसान कर दूं कि थियोरेटिकल डेफिनेशन वो होती है कि जिसमें किसी नजरिए को बयान किया जा रहा हो, और उस नजरिए के मुताबिक जो की टर्म है, जो अहम टर्म है, वो उसमें इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है, अब एक नजरिया फॉर एग्जाम्पल हो सकता है साइंस का, आर्ट का, कल्चर का, या किसी भी, कि भाई कल्चर क्या होता है, कल्चर के बारे में नजरिया क्या है। तो अब कल्चर की डेफिनेशन जब हम पढ़ेंगे तो उस कल्चर की डेफिनेशन में जो कुछ दिखाया जा रहा है, मतलब अगर हम कहेंगे भाई अ कल्चर कंसिस्ट ऑफ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट। ठीक है, कल्चर जो है वो मटेरियल और नॉन मटेरियल चीजों पर बेस करता है, तो इसमें की टर्म क्या हो गई, मटेरियल नॉन मटेरियल। अब जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि नॉन मटेरियल कल्चर क्या होते हैं, मटेरियल कल्चर क्या होते हैं। तो कोई भी डेफिनेशन जिसमें किसी नजरिए, किसी ख्याल, किसी आइडिया की तर्जुमानी की जा रही हो एक से दो लाइन के अंदर, और उस लाइंस में जो की टर्म्स है वो इस्तेमाल हो रही हो, और लिखा भी यहाँ पे कि थ्योरेटिकल डेफिनेशन, अ डेफिनेशन दैट एनकैप्सुलेट। एनकैप्सुलेट का मतलब होता है जैसे कैप्सूल के अंदर कोई चीज मौजूद है। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थ्योरी, के उस नजरिए को इस तरह उस डेफिनेशन में बयान किया जाए कि जिसमें जो की टर्म है उसको इस्तेमाल करते हुए आपको आसानी से उस नजरिए को चंद लाइनें में समझा दिया जाए। बाद में फिर आप तहकीक करेंगे तो आप आगे जाएं। फिर हमारे पास परसुएसिव डेफिनेशन, ये भी हमने बात की थी। परसुएसिव डेफिनेशन वो डेफिनेशन होती है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं किसी को उकसाने के लिए, या जबरदस्ती किसी को कोई बात मनवाने के लिए। ठीक है, और इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, आपको याद होगा कि जो हमने इमोटिव लैंग्वेज, इमोटिव वर्ड्स पढ़े थे, वो भी इसका हिस्सा है। तो यहाँ तक हमने बात की थी डेफिनेशन के हवाले से। अब हम चलते हैं, जो अहम तरीन बात है वो है द स्ट्रक्चर ऑफ डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, साख क्या होती है, तमाम डेफिनेशन किस चीज पर खड़ी होती है, उसकी पूरी नौयत क्या होती है, क्या उसका बैकग्राउंड होता है, या उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बॉडी क्या होती है उसकी। तो डेफिनेशन की जो स्ट्रक्चर है वो दो चीजों पर कायम है, एक है एक्सटेंशन पर और एक है इंटेंशन पर, जिसको हम एक्सटेंशनल डेफिनेशन भी कहते हैं, और एक और जिसको हम इंटेंशनल डेफिनेशन भी कहते हैं। अच्छा जी, सुमैया कह रही है कि इन्होंने किताब स्टार्ट कर दी, तो सुमैया आप बताएंगी कि आपने क्या पढ़ा था प्रिसाइजिंग डेफिनेशन के बारे में, हॉर्स पावर की डेफिनेशन। इनका मैसेज अभी मेरे पास आया है, तो सुमैया बताएंगे तो आपके हॉर्स पावर क्या होती है। मैंने ये नहीं पढ़ा भाई, मैंने यही पढ़ने को दिया था। ठीक है, मैंने यही पढ़ने को दिया था, यहाँ से पढ़ें जहां से मैं आपसे कह रहा हूँ। बुक हमेशा स्मार्ट रीडिंग करें। आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि स्मार्ट रीडिंग अगर आप नहीं करेंगे तो पूरी किताब कोई भी नहीं पढ़ सकता, चाहे वो कितनी बड़ा आलिम क्यों ना हो। स्मार्ट रीडिंग का मतलब ये होता है जो काम की चीजें होती हैं, जो इस वक्त काम की चीजें, वो आपको पढ़नी है। तो इस वक्त काम की चीज ये थी कि आपको ये पढ़ना था कि पॉसेसिव डेफिनेशन क्या होती है, और उसमें क्या मिसाल है हॉर्स पावर की,
कि मैं हॉर्स पावर की मिसाल बार बार क्यों दे रहा हूँ, इसलिए कि इससे आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होंगे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो आइए बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डेफिनेशन की, और दो स्ट्रक्चर हैं जिस पर पूरी डेफिनेशन कायम है, एक्सटेंशन एंड इंटेंशन। द कलेक्शन, एक्सटेंशन क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स to which a term may correctly be applied. इस लफ्ज या इस कॉन्सेप्ट एक्सटेंशन को याद करने के लिए कुछ देर के लिए अपने घर में मौजूद इलेक्ट्रिक एक्सटेंशन की बात करें। देखा है आप लोगों ने इलेक्ट्रिक एक्सटेंशन? यस सर। क्या होता है उसके अंदर? सर उसमें मतलब प्लग लगाने के लिए होल्स होते हैं बहुत सारे कलेक्टिवली। शाबाश, ठीक है। बस अब अगर ये बात समझ में आ गई है तो ये पूरी डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी। एक्सटेंशन को समझने के लिए सबसे आसान मिसाल जो मैंने आपसे अभी इंट्रोड्यूस करवाई है वो है इलेक्ट्रिक बोर्ड या इलेक्ट्रिक एक्सटेंशन। आप देखते हैं कि एक बोर्ड है, उस बोर्ड में 5 सॉकेट्स मौजूद हैं और 5 स्विच मौजूद हैं, ठीक है। तो इन तमाम चीजों, और हर सॉकेट हर स्विच एक ही काम करेगा। आपकी मर्जी है, आप किसी भी स्विच में प्लग लगा दें और ऑन कर दें, तो अगर वो बोर्ड सही तो वो काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप पहले में लगाएं, दूसरे में लगाएं, तीसरे में लगाएं, 5 लगे तो 5वें में लगा दें, चौथे में लगा दें। पॉइंट ये है कि एक्सटेंशन एक्चुअली इसका मतलब होता है द कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तमाम ऑब्जेक्ट्स जब इकट्ठा तौर पे जब एक साथ इस्तेमाल हो तो उनके लिए हम एक पर्टिकुलर टर्म अप्लाई कर देते हैं। तो हमने स्विच और सॉकेट के लिए हमने एक टर्म इस्तेमाल कर दी कि जब भी बहुत सारे स्विच और सॉकेट एक साथ होंगे और इससे एक वायर कनेक्ट हुई होगी और जो रिप्लेसेबल होगी उसको हम कहेंगे एक्सटेंशन, ठीक है। सो द कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स टू विच अ टर्म मे करेक्टली बी अप्लाइड। मिसाल क्या है? चेयर, टेबल, सोफा, कबर्ड। अब इन तमाम के लिए अगर मैं एक टर्म अप्लाई करूं तो वो क्या टर्म क्या होगी? फर्नीचर, ठीक है। चेयर, टेबल, सोफा, कबर्ड एक्सेट्रा, इन तमाम के लिए अगर मैं एक टर्म अप्लाई करूं जो कि करेक्टली इस पे अप्लाई हो जाए तो वो क्या कहलाएगी? एक्सटेंशन। मैं अगर ये कहूं कि चेयर, टेबल, सोफा, कबर्ड, लैपटॉप, कंप्यूटर, और फिर उसको मैं कहूं फर्नीचर, तो अब ये करेक्टली टर्म अप्लाई होगी नहीं होगी? नो सर। ठीक है। मिस्टेक इसके अंदर ये हो गई कि अब इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी क्वालिटी कुछ और है, और जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, और जब मैच नहीं कर रहे तो कोई एक टर्म आप उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप ये कहेंगे कि भाई फर्नीचर एसेसरीज की बात ही बन नहीं रही। तो बेहतर ये कि अगर कोई चीजें किसी एक्सटेंशन का हिस्सा है तो उस पर जो अप्लाई होने वाली टर्म है, जो वर्ड है, जो वोकैबुलरी है, वो वही होनी चाहिए जो उससे मैच कर रही। सो कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ एक्सटेंशन राइटिंग में या बोलकर? मैं वेट कर रहा हूँ। 8 स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहूंगा कि सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें। 9 स्टूडेंट्स, सॉरी। यू कैन राइट एंड गिव योर एग्जांपल। सर हमारे पास बहुत सारे किस्म के पेन पेंसिल्स शार्पनर्स होते हैं, मतलब स्टेशनरी आइटम होता है, तो हम उसको अगर एक साथ कंपाउंड करें तो हम उसे स्टेशनरी बोल सकते हैं। बिल्कुल सही है। अब उसके अंदर अगर पेंसिल है, पेन है, कलर बॉक्स है, शार्पनर है, रबर है, इरेजर है, वॉटेवर है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे? स्टेशनरी। अगर इवन उसके अंदर पेपर भी है तो उसको भी हम स्टेशनरी कहेंगे, ठीक है। सो कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट टू विच अ टर्म इज करेक्टली अप्लाइड इज स्टेशनरी। गुड। चलिए एक तो आगे मिसाल स्टेशनरी की। अब कौन देगा टेलीविजन, एग्जांपल? कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इन सब को अगर कलेक्टिवली कहें तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की टर्म यूज कर सकते हैं।
अच्छा ठीक है, तो माइक्रोवेव ओवन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या नहीं है? है, तो इसमें ऐड कर दें सर? कर देते हैं। नहीं, ऐसे कैसे कर देते हैं, समझें। मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, बिजली से चलने वाली। बिजली से चलने वाली तो है, लेकिन क्वालिटी सबकी अलग अलग है। आपने जितने भी नाम लिए हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, टेलीविजन, इनकी खासियत क्या है? क्या इनकी खासियत मिल रही है माइक्रोवेव नहीं, ओवन पर? माइक्रोवेव से मिल तो नहीं रही। मिल नहीं रही ना, तो इसका मतलब है कि ये एक अलग कैटेगरी की चीज हो गई। सही। ये वही वाली बात होगी जैसे मैंने चेयर, टेबल, सोफा, कबर्ड और उसके अंदर मैंने लैपटॉप और कंप्यूटर ऐड कर दिया, तो ये अलग कैटेगरी हो गई, मिक्स हो गया, कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हुआ उसके ऊपर। सही सही। सो राइट, सो दैट इज नॉट एग्जैक्टली। इसमें से दो चीजें निकाल दें तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा और बताइए, चलें जी, तो इकरा ने भी पार्टिसिपेट कर लिया, कोई और एग्जाम्पल? कार, बस, टैक्सी आर व्हीकल, ठीक है। बैट, बॉल, विकेट आर स्पोर्ट्स ऑब्जेक्ट। बैडमिंटन, या बैडमिंटन क्या है ये? बैट, बॉल, विकेट बैडमिंटन कहलाएगा, क्या कहलाएगा? The recording has stopped. This meeting is being recorded. चलें जी, अब हम बात करते हैं इंटेंशन की, और यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई इंटेंशन की, देखते हैं आप में से कौन है जो उसको पढ़ के मुझे समझाता है, और कौन है जो डिफरेंशिएट करके बताता है। So it's towards you now. Intention, the attributes shared by all. Attributes shared by all and only the objects in the class, यानी कैटेगरी की बात हुई यहाँ पे। Only the objects in the class that a given term denotes. The connotation of the term, ये term लिखा हुआ है। सर, इसमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक की बात होगी शायद। बिल्कुल, एट्रीब्यूट्स का मतलब है खुसूसियात। और जो एक्सटेंशन वाला था उसमें पूरे इसमें जो ग्रुप था उस ग्रुप के लिए एक टर्म, एक नाम यूज कर दिया गया था। और इसमें उस ग्रुप, और अगर इसमें कोई ग्रुप की बात होगी तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से उसे बताया जाएगा। बिल्कुल, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो खुसूसियात हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, वो एक जैसे शेयर हो रहे हों। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूं आपसे, हबीब बैंक प्लाजा, एमसीबी टावर, ठीक है, और ऐसी बहुत सी बिल्डिंग्स, तो अगर मैं कहूं कि इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल करें, या ट्विन टावर्स हो जाए, बुर्जुल अरब हो जाए, या दुनिया की बुलंद तरीन इमारतें हो जाए, या अगर मैं कहूं कि
माउंट एवरेस्ट, K2, नागा पर्वत, इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल हो जाए, क्या ध्यान में आ रहा है? इन ये आखिरी वाली एग्जाम्पल में हम क्या नाम देंगे? इन तीनों में क्या एट्रीब्यूट सेम है? मतलब हाईएस्ट पीक्स है वर्ल्ड में। यस, पीक, पीक, ठीक है, इसको हम कहते हैं पीक, इसको हम माउंटेन नहीं कहते। यानी एक कंसिडरेबल रेंज है, हाइट है, कि फॉर एग्जांपल 5000 मीटर या 10,000 फीट की बुलंदी तक मौजूद है। तो जो 8 से 10,000 के दरमियान की जो बिल्डिंग्स, जो माउंटेन्स होंगे, उसको हम पीक कहेंगे, बिकॉज दे शेयर द सेम एट्रीब्यूट। इसी तरह मैंने आपको एमसीबी टावर या एचबीएल की जो बिल्डिंग है, उसकी हबीब बैंक की बिल्डिंग है, या ऐसी ट्विंस टावर है, वो तो बहुत बड़ी है, तो ऐसी तमाम बिल्डिंग जो तकरीबन देखने में एक ही या कंपैरेटिवली एक ही हाइट रखती हो, यानी अगर 150 का फर्क हो तो फिर शायद हम उसको देखें, लेकिन अगर 10-10, 20-20 मंजिला का कोई डिफरेंस आता हो तो हम उसको कहते हैं स्काई स्क्रैपर्स, आसमान से बात करने वाली बिल्डिंग्स, स्काई स्क्रैपर्स। ठीक है, तो आप जब भी स्काई स्क्रैपर्स का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो आपके जहन में जो चीज स्ट्राइक होगी, जो चीज क्लिक होगी, वो ये होगी कि यकीनन किसी बुलंद तरीन या उन इमारतों की बात हुई जो बुलंद है, हाइट पर मौजूद है। इसको हम कहेंगे स्काई स्क्रैपर्स, ठीक है, उसको हम कहेंगे पीक, right? So attributes shared by all and only the objects in the class that a given term unites the connotation of the term. Example एक और यहाँ दी गई, स्किल लर्निंग इन स्कूल, ठीक है। अब स्किल लर्निंग का लफ्ज जहां भी आएगा वहां पे क्या मतलब होगा उसका? स्किल लर्निंग में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? ये जो हम लॉजिक पढ़ेंगे, कोई स्किल लर्निंग है? यस सर। ठीक है, कंप्यूटर्स के मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग्स को पढ़ना करना स्किल लर्निंग है। यस यस सर। सर। ठीक है, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि स्किल लर्निंग वो होती है जिसमें आप या तो अपनी जहन को इस्तेमाल करें या अपनी बॉडी को इस्तेमाल करें, वो स्किल लर्निंग कहलाती है। ठीक है जी, हैविंग द सेम एट्रीब्यूट। एक्सटेंशन एंड डिनोटेटिव डेफिनेशंस। चलिए इसको पढ़ के जरा समझाइए कि डिनोटेटिव डेफिनेशन क्या होती है। सर डोनेटिव डेफिनेशन ये होती है कि जिसमें अभी हमने एक्सटेंशन में एक मतलब मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को एक नाम दे दिया था। अब इसमें था कि नाम को देखकर चीजें आइडेंटिफाई करना कि अगर ये चीज आ रही है तो इसके अंदर ये चीजें इंक्लूड होंगी, इस टर्म के अंदर ये चीजें इंक्लूड होंगी। गुड। लिस्ट करना मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को उनकी एक्सटेंशन के हवाले से, उनके मीनिंग के हवाले से, ठीक है। तो इसमें जो सबसे अहम तरीन बात है वो लिस्टिंग द मेंबर ऑफ द क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू विच द टर्म रेफर। यहां से सुनिएगा जरा, लिस्टिंग द मेंबर ऑफ द क्लास, यानी कोई एक क्लास है, उस क्लास के मेंबर्स हैं, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट टू विच द टर्म अप्लाई। अब आपको उस क्लास के मेंबर को लिस्ट करना है इस एतबार से कि उन पर जो टर्म आप अप्लाई कर रहे हैं वो करेक्टली अप्लाई हो जाए। स्पोर्ट्स गुड्स आर सच एज हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट बैट एक्सेट्रा। तो ये जो मेंबर्स ऑफ द क्लास हैं, ये मेंबर ऑफ क्लास क्या है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट बैट वगैरह वगैरह, ठीक है। और इस पर जो करेक्टली जो टर्म अप्लाई होगी वो क्या होगी? स्पोर्ट्स गुड। अब मैं आपसे एक और पूछ रहा हूं और मुझे बताइए जल्दी से क्या होगा।
माउस, कीबोर्ड, VGA कार्ड, वायर, हार्ड डिस्क, ठीक है, स्पीकर्स, हेडफोन, एयरफोन वगैरह वगैरह, USB, क्या कहेंगे सर? कंप्यूटर एसेसरीज। कंप्यूटर एसेसरीज, ठीक है, वेरी गुड। बचपन में पढ़ते होंगे आप ये, जो आपको स्कूल में सिखाया जाता था, आज उसकी हम जो बाल की खाल निकालने की कोशिश करें कि एक्चुअली वो था क्या जो हमने बचपन में पढ़ा था। यह है ऑस्टेंसिव डेफिनेशन, a kind of denotative definition in which the objects denoted by the term being defined are referred to by mean of pointing or with some other gesture. Simply, जब आपसे किसी चीज के बारे में पूछा जाए और सिंपली जवाब में आप सिर्फ उंगली का इशारा करके उस चीज की तरफ बताएं और ये कहें कि दिस इज अ टेबल। फॉर एग्जाम्पल, कोई मुझसे पूछे कि टेबल क्या होती है, तो अब अगर मेरे इर्द गिर्द टेबल मौजूद है तो मैं टेबल की तरफ, अगर मेरे करीब है तो मैं कहूंगा दिस इज अ टेबल, और अगर मुझसे थोड़ी दूर है, कोने पे मौजूद है, मैं कहूंगा दैट इज अ टेबल। सो पॉइंटिंग टुवर्ड्स समथिंग व्हेन यू आर डिफाइनिंग समथिंग, तो आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को रेफर करते हैं बाय पॉइंटिंग योर फिंगर टुवर्ड्स इट और बाय सम अदर जेस्चर्स। दिस इज कॉल्ड ऑस्टेंसिव डेफिनेशन। क्लियर है बात ये, या कोई इसमें मसला है? सर क्लियर है। ठीक है, करीब होगी तो आप दिस कहेंगे, दूर होगी तो दैट कहेंगे, करीब ज्यादा होंगी तो आप कहेंगे दीज, करीब कम होगी तो आप कहेंगे दोज। एंड दिस वी वर लर्निंग इन स्कूल्स इन अर्ली एजेस कि दिस इज अ कार, दिस इज, तो अब वो जो हमें सिखाया जाता था वो थी ऑस्टेंसिव डेफिनेशन। क्वासी ऑस्टेंसिव डेफिनेशन, अब ये आप मुझे फर्क करके बताएं क्या है, अगर ऑस्टेंसिव डेफिनेशन समझ में आ गई। सर इसमें शायद ये है कि मतलब कुछ जनरेटिव डेफिनेशंस वो थी जिसमें आप ये था कि आप टर्म से उसके मेंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसमें है कि जनरेटिव डेफिनेशन मतलब वो चीजें जिसको आप जेस्चर्स से बता सकते हैं, उनके लिए एक डिस्क्रिप्टिव फ्रेज यूज करना। ओके, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं। मसलन मैं किसी से कहता हूं, कोई मुझसे कहता है कोई बॉक्स क्या होता है, तो मैं अपने दोनों हाथ के जेस्चर से बॉक्स को बना के दिखाऊंगा, पेंसिल से नहीं, अपने हाथ के इशारे से कहूंगा बॉक्स। ठीक है, अभी मेरा कैमरा इस पर काम नहीं कर रहा है, इंशाल्लाह कल जब ये कैमरा मैं सेट कर लूंगा तो मैं जेस्चर आपको दिखा भी दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो जब आप कहें कि भाई बॉल, तो आप अपने हाथ के इशारे को बॉल की तरफ बना के कहते हैं कि बजाय इसके क्या आप कहेंगे बॉल ले आओ, आप इशारा करते हैं। तो इसका मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा कि जब क्रिकेट मैच हो रहे होते हैं और जो बॉलर्स होता है, जब बॉल दूसरे खिलाड़ी के पास होती है तो वो अपने हाथ के इशारे से, या एम्पायर अपने हाथ के इशारे से एक जेस्चर बनाता है राउंड लाइक अ बॉल, तो खिलाड़ी जो है वो बॉल को एम्पायर को दे देते हैं। अब एम्पायर ये नहीं बोलता कि मुझे बॉल ला के दो, just showing his gestures of his palm, rounding it in such a way that he is asking for the ball. Got the point?
So there are so many things that we do in our life with gestures. ठीक है? You remember कि आप फॉर एग्जाम्पल एक जगह बैठे हुए हैं और आपका मोबाइल कमरे में दूर रखा हुआ है, ठीक है, और आपके साथ ही कमरे में कोई और भी बैठा हुआ है, तो बजाय इसके कि आप उससे कुछ कहें, आप अपने हाथ के जेस्चर से फोन का जेस्चर बनाते हैं और उससे कहते हैं कि यार फोन लेके आ जाओ। तो आप ये कह नहीं होते कि फोन लेके आ जाओ, आप सिर्फ ये कह रहे होते हैं कि यार फोन लेकर आ जाओ इन टर्म्स ऑफ जेस्चर्स। अपने हाथ किस तरह आप करते हैं कि वो फोन का जेस्चर बन जाता है और फोन आपको लेके आ जाता है। कहीं खड़े हुए हैं किसी जगह, आप खुदा ना खास्ता कुछ लोग हैं जो आपको रॉबरी करने आए, आप दूर खड़े हुए हैं, आपने देख लिया कि उसके हाथ में पिस्टल है, अब आप दूर से किसी दूसरे को इशारा कर रहे हैं कि भाई ही हैज गॉट अ गन, तो आप हाथ के इशारे से गन या पिस्टल बना के दिखाएंगे तो वो समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। गॉट द पॉइंट? दिस इज कॉल्ड क्वासी ऑस्टेंसिव डेफिनेशन, जिसमें पॉइंटिंग आउट भी है और स्पेसिफिक एप्रोप्रिएट जेस्चर भी है उस चीज के बारे में। ये हमारे पास डेफिनेशन की डेफिनेशन है जो पहले इंक्लूड दी हुई थी, तो उसको आप याद रखिएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसको मैं अभी यहाँ नहीं छेड़ रहा हूँ, ये नया टॉपिक है, इसको मैं रोक रहा हूँ। डेफिनेशन बाय जेनियस, इसको हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे सुबह, और कुछ एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। आप इस तरह से इसको पढ़ के आइएगा, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। प्लीज़ इकरा मुझे जो है आप भेज दीजिएगा अटेंडेंस। प्लस एक सबसे अहम तरीन बात यह है कि इकरा और हमना आप मिलकर जितने भी पास पेपर्स हैं उनके क्वेश्चन को इकट्ठा करें, क्योंकि कल के बाद हम हमारी जितनी भी क्लासेस हैं उसमें पास पेपर को डिस्कस करेंगे। सैटरडे को हमें क्लास खत्म कर दी। सर ठीक है सैटरडे सर। का पूछना था कि क्लास टाइमिंग्स क्या होंगे हमारे? खत्म हो गई ना। जी क्या कह नहीं रही हैं ना, आप? सैटरडे को क्लास एंड करेंगे तो सैटरडे को हमारी लास्ट क्लास होगी ना, तो जी उसके बेटा, टाइमिंग्स क्या होंगे? उसकी टाइमिंग सुबह रख लेंगे। आज जैसे हम रह लेता हूँ 1 घंटे की 50 मिनट की, सही है? सर 9 से 10 तक ले, क्योंकि नेक्स्ट फिर एसएमई के सर ने भी कहा है 10 बजे से, मतलब उन्होंने क्या टाइम बता दीजिएगा, था हमने 10 बजे से कहते हैं। अच्छा, पहले किसने कहा है? पहले एसएमई के सर ने कहा था। पहले मैंने कहा था आपको पिछले हफ्ते। पहले सर आप ने कहा था। बड़ा हाँ अफसोस की आपने कहा था, सॉरी बहुत सॉरी अफसोस की आपने बात। कहा था। अच्छा, तो फिर मैं लूंगा पूरे दिन की क्लास, सही है? सर ऐसा तो ना करें। तो ऐसे ही करना पड़ेगा आप लोगों के साथ। आप लोग तो कोई इंसान को कोई रिस्पेक्ट नहीं देते। बहरहाल ठीक है, इंशाल्लाह सुबह हम लेते हैं 9 बजे से 10 बजे तक क्लास। 10 साढ़े 10 भी हो सकती है, डिपेंड करता है, फाइनल होगा तो आप सर सिर्फ 10:30 का बोल दे सर को। बोल दें, 10:30 बोल दें, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ठीक फिर है कोई सर। क्लास लूंगा नहीं मैं, फिर बता दूं अगर टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। हमें डिस्कस करना है क्या, पास पेपर 2-3 दिन के अंदर जितने भी हैं। अब आपका ये काम होगा और कि पास पेपर आप लेके आएंगे यहाँ पे शेयर करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सवाल क्या है और आप करते रहिएगा, सही है? और सर बुक की एक्सरसाइजेस भी आपसे कंफर्म करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपके पास 4 क्लासेस हैं। एक क्लास आपकी कल होगी रेगुलरली जो होती है, और फिर 12 बजे होगी, ठीक है, राइट। और एक क्लास हमारी होगी फ्राइडे को और एक सैटरडे को। ठीक है सर। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सेंड द अटेंडेंस एज सून एज पॉसिबल। ओके सर अभी सर। दे दें। अल्लाह हाफिज।